उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम दोस्तों की खिदमत में अनस फैज़ी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम ख़ास होगा। ख़ास इसलिए कि आज हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। उनके ख़ास होने की वजह ये है कि उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से पूरी दुनिया को मशहूर कर रखा है। हर शख्स उनका दीवाना है, उनको सुनना चाहता है। ये वो हैं जिन्होंने न सिर्फ अनस फैज़ी बल्कि मेरे साथ और मेरे बाद के कई साथियों की तरबियत भी की। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मुझे फेडर और माइक संभालना सिखाया, तो उसमें बिलाशुबा कुछ गलत ना होगा। आप की आवाज़ को पसंद करने वालों की तादाद हज़ारों लाखों में है। बहुत प्यारी हैं, बहुत ख़ास हैं। आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है। और इससे पहले कि आप अंदाज़ा लगाएं और हम हमारी जो मेहमान हैं उन्हें लाइन पे लें, एक नगमा बहुत खूबसूरत सा वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी वो नगमा आप सुनिए और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तमाम दोस्तों को एक बार फिर से इस्तकबाल है, आप सबका सलाम, आप सबको सलाम। और हमारे साथ बहुत से साथी जुड़ चुके हैं और अब हम उस आवाज़ को आपके रूबरू कराना चाहते हैं जिस आवाज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे एहसास है इस बात का साथियों कि आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा। आज हमारे साथ हम सबकी बहुत प्यारी मैं इजहार कर चुका हूँ आपके ताल्लुक़ से, यानी सबिहा फ़ज़ल साहिबा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तकबाल है सबिहा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनस और तमाम सुनने वालों को सबिहा की जानिब से आदाब, सलाम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाँ, हमारे सभी साथी जो हैं जिनमें अब्दुल गफूर कैसर साहब, अभिजीत गौहानकर साहब, वर्षा छावड़ा साहिबा, सन्नी चिन्योट साहब, मुशीर अहमद कुरैशी साहब के अलावा असलम सैफ़ी, बाबूद्दीन साहब और संजय सरीन साहब के अलावा और बहुत से साथी हैं जो आपको सुनना चाहते थे और सभी जो हैं इस वक्त आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया मेरी जानिब से, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, इतनी मोहब्बतें मेरे नाम करने के लिए।
मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। सबिहा, यूँ तो हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन जो इब्तिदाई सवाल होता है किसी भी आर्टिस्ट से, किसी भी आरजे से, वो मैं सवाल आपसे करता हूँ। हमें सबसे पहले ये बताइए, हमारे तमाम सामीन जो लिसनर्स हैं, कि आप में यानी रेडियो की जो बिल्डिंग है उसमें दाखिला कैसे हुआ? मतलब किस तरह से ये शौक़ जो है इस बुलंदी पर पहुँचा कि अब आप एक इस्टेब्लिश नाम सबिहा फजल बन गई हैं? देखिए, बहुत ईमानदाराना बताऊं तो शायद मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था जी कि मैं रेडियो अनाउंसर या रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर जानी जाऊंगी। लेकिन ये है कि बहुत सी जो चीजें होती हैं वो डेस्टिनी खुद तय कर चुकी होती है। रेडियो में आने का जो किस्सा है मेरा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी एक दोस्त है जी जो अब कराची में है, कराची पाकिस्तान में रहती हैं। हम फरीदा खान उनका नाम है। अच्छा। वो यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी, जो हमारा एनएसडी है। जी जी। इसमें उनका पूरा ग्रुप काम करता था और उन दिनों हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो एनएसडी में ही उनकी मुलाकात हुई सरफराज साहब से, जो उर्दू सर्विस में थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब। जी जी। तो इस तरह से उन दोनों का राबता हुआ आपस में, और इत्तेफाक की बात है कि फरीदा को ही किसी काम से रेडियो जाना था। अच्छा। तो एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए, हम दोनों चूंकि साथ जाते थे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बस से, और वापस भी आते थे, तो उन्हें रेडियो में कुछ काम था, तो मैं उनके साथ में थी। तो इस तरह वो मुझे भी साथ में ले आई। हमें ये शौक ले आया रेडियो कि चलो रेडियो देखते हैं कि कौन सी वो बिल्डिंग है, स्टूडियो कैसे होते हैं, कहाँ से वो लोग बोलते हैं जो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं, कैसे वो नगमे प्ले करते हैं। तो इस तरह से महज इत्तेफाकन मैं एक बार उनके साथ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस आई थी। जी। तो वहाँ से जो है ये सफ़र जो है रेडियो का, उसका आगाज़ हुआ। जी बिल्कुल। तो मतलब किस तरह से, मतलब बहैसियत अनाउंसर जो है, अगर आपको याद हो कि आपने अनाउंसर तो नहीं। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त में मैंने यहाँ पर आना शुरू किया तो उन दिनों में कोई ऑडिशन का मामला था नहीं यहाँ पर। और जब हम आए यहाँ पर, तो जब हमारी मुलाकात हुई यहाँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या करती हो, क्या कोर्स कर रही हो, क्या कभी रेडियो प्रोग्राम किया है, कभी सुना है। तो बहुत ईमानदाराना तौर पर मैं बताऊं कि मैंने उर्दू सर्विस तो कभी नहीं सुना था। अच्छा। अलबत्ता मैं विविध भारती सुना करती थी कभी कभी। जी। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं विविध भारती सुनती रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि रेडियो का प्रोग्राम करूंगी। तो हमने ऐसे ही, होता ना चिल्ड एकदम कि हाँ क्यों नहीं, वो एक दौर ही ऐसा होता है जी कि हर चीज को लोग एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो उर्दू सर्विस से मुझे एक जो पहला प्रोग्राम मिला था जी, वो था मेरी पसंद जी। वो एक इस तरह का प्रोग्राम होता था, जो जैसे युवावाणी में महफिल टाइप एक प्रोग्राम होता था ना, कि एक बार किसी को भी मौका मिलता है, आप आइए, अपना रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने गानों की लिस्ट बता दीजिए कि कौन कौन से गाने आप सुनवाना चाहते हैं जी। तो हमने सिर्फ ऐसे ही मजे के लिए कि चलो देखते हैं कि किस तरह से होते हैं प्रोग्राम, हमने वो एक प्रोग्राम जाकर वहाँ रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा जी। तो इस तरह से वो पहली कोशिश थी मेरी, जो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से एयर हुई जी। तो सबिहा, अभी बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं और बहुत कुछ जो है वो सब जानना है जो अब तक रेडियो के लिसनर नहीं जानते थे। हम ये भी जानेंगे कि किन के असरात रहे, आपकी पसंदीदा आरजेस या अनाउंसर कौन रहे। अब आरजेस की टर्म आ गई है, उस ज़माने में जाहिर है कि अनाउंसर्स ही इस्तेमाल होता था रेडियो ब्रॉडकास्टर के लिए। तो मैं एक नगमा बहुत प्यारा सा हमारे साथियों को सुनाता हूँ और फिर दोबारा आपसे रब्ता कायम करता हूँ। तो आज किसके नाम से
साथियों, मैं इससे पहले सबिया से रब्ता दोबारा करूं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस है जो जब मैं रेडियो पर बहैसियत अनाउंसर सिलेक्शन हुआ था और मैंने पहली बार सबिया फ़ज़ल को बोलते हुए सुना था, तो मेरा मुंह खुला रह गया था। हैरानी, एक बला की हैरानी थी चेहरे पर, और मैं ये सोच रहा था कि कोई इंसान इतना मीठा और इतना मुसलसल कैसे बोल सकता है। तो वो सबिया फ़ज़ल हों, शमीम उस्मानी हों, हम सब के प्यारे इरफ़ान आज़मी साहब हो, जावेद अली ख़ान साहब हों, ज़हीना सिद्दीकी आपा हों, या उस दौर के हमारे वो तमाम सीनियर साथी जिनका मैं फ़र्दन नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी जो हैं उन्होंने हम सब की मतलब तरबियत की। और ज़ाहिर है कि आज अनस फैज़ी जैसे जो दूसरे अनाउंसर हैं बेकार से खाली घूमते रहते हैं, उन सब की तरबियत में जो है एक बड़ा हाथ जो हमारे सीनियर अनाउंसर हैं उनका है। मैं दोबारा सबिया से रब्ता कर रहा हूं और उनसे कुछ और बातें जानेंगे। ज़ाहिर है उनकी पसंद का नगमा भी हम सुनेंगे सबिया की। तो ये आपके सामने सबिया, फिर से इस्तकबाल है आपका। जी शुक्रिया। और मैं कुछ पैगामात पढ़ना चाहता हूँ सबसे पहले जो आपके ताल्लुक़ से हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल गफ़ूर कैसर साहब तो मौजूद हैं, लिखते हैं कि आज आपने कमाल कर दिया। अच्छा तो अच्छा, ये बात कमाल भाई को नहीं बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मज़ीद कमालात करेंगे। शाहीना रफ़ी साहिबा से आप वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब सामीन और छोटे भाई को और सबिया जी को प्यार भरा सलाम जो है वो भेजा है आपने। वालेकुम अस्सलाम। अभिजीत गवाहकर साहब लिखते हैं, सबिया जी आपकी पसंद का कौन सा गीत है, आज हमें शेर के साथ सुनवाइएगा। तो वो नगमा मैं आपसे अभी छुपा के रखिएगा सबिया, उस नगमे के बारे में मत बताइएगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो राज हम बाद में खोलेंगे। आनंद भाई, आज आप कैमचो मसालेदार चाय पीने प्रोम, अभी ये गुजराती में हमारे प्रभुदास कुटीजा साहब जो हैं उन्होंने लिखा है कुछ, और देखिए जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा ये समझ लूँगा कि वो आपकी तारीफ़ हो रही है सबिया। सबिया जी का उसमें अगर तारीफ नहीं भी हो रही तो भी मेरी ही तरफ आ गया है। हाँ बिल्कुल, वो सब जाविये जो हैं आज वो हम ये मान लेंगे कि आपकी तारीफ हो रही है। सबिया जी का मैं भी इस्तकबाल करता हूँ। शाहिद हसन आज़मी साहब ने लिखा है। ओहो, हसन आज़मी साहब मेरी तरफ से आपको सलाम। सबिया बाजी अस्सलाम वालेकुम। मुशीर अहमद कुरैशी साहब ने आपको सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम मुशीर भाई, कैसे मिजाज? विजय सोनी साहब लिखते हैं ना जी, और सबिया जी आदाब और नमस्कार। और नरिंदर जेटली शर्मा साहब भी आपको सलाम और नमस्कार लिखते हैं। नमस्ते जेटली जी और सोनी जी। इसके अलावा अभिजीत गवाहकर साहब लिखते हैं ना जी, आज मैं 5 साल का हो गया हूँ, क्योंकि इसी दिन मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद मतलब 5 साल कंप्लीट हुए अब। हाँ देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है सबिया किडनी ट्रांसप्लांट का, और उसमें एक जो नफ्सियाती एक जो साइकोलॉजिकल मसला आता है वो ये आता है कि कौन देगा किडनी। तो जाहिर है यहाँ पर अभिजीत गवाहकर साहब को जो उनकी शरीक हयात हैं उन्होंने किडनी दान की थी, तो इस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, इस रिश्ते को भी वाकई सलाम करते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है सही में। और आपको आदाब लिखा है विजय सोनी साहब ने। आदाब। और देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि लगातार आपकी बहुत जैसे एक ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती है, इस तरह की तारीफ़ें आ रही हैं, तो मैं अच्छा सबिया ये बताइए कि रेडियो आपने ज्वाइन कर लिया, बहैसियत अनाउंसर भी आपका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद जाहिर है कि जब हम रेडियो में दाखिल होते हैं उन आवाज़ों से भी हमारी मुलाकात होती है जिन्हें शायद हम नहीं जानते थे। जैसे आपने कहा कि आप उर्दू सर्विस नहीं सुनती थी, मैं भी नहीं सुनता था उर्दू सर्विस, लेकिन उसके बाद जो मोहब्बत हुई, तो वो कौन लोग थे, वो कौन सी आवाज़ें थीं जिन्होंने आपके जहन पर एक गहरा असर छोड़ा या आपके वो रोल मॉडल बने? देखिए, बहुत ईमानदाराना अगर मैं बताऊं अनस फैजी जी, तो जिस वक्त मैं उर्दू सर्विस से जुड़ी हूँ जी, वो असल में उर्दू सर्विस के जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। अच्छा, यानी मैक्सिमम अनाउंसर जो है रिटायर हो चुके थे। हमारी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो, मैं दोबारा रब्ता कर रहा हूँ सबिया से। क्यों कटी?
बैलेंस कर दो नहीं, थोड़ा मतलब लग जाएगी, वो काफ़ी देर हो जाएगी। Switched off. Please try अरे later. सबिहा का नंबर जो है किसी वजह से स्विच ऑफ हो गया है, शायद वो चार्जिंग करके दोबारा कॉल करेंगी तो हम उनसे और बहुत सारी बातें करेंगे। जाहिर है कि उनकी पसंद के नगमे आज जो है हम सुनाएंगे और हमारे सामीन जो हैं उन्हें नाराज़ नहीं किया जाएगा। उनकी फरमाइश पर कल हम नगमे सुनाएंगे। और एक अच्छी खबर यह है कि एक प्रोग्राम जो है हफ्ते में, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो वक्फा है, मंडे टू फ्राइडे का जो वक्फा है, उसमें एक प्रोग्राम जो है इरफान आज़मी साहब भी पेश करेंगे। तो अब आप तालियां बजा सकते हैं, ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं इरफान साहब के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। सबिया फ़ज़ल हमारी बहुत प्यारी मेहमान, बहुत प्यारी बहन, बहुत प्यारी आवाज़ की मलिका, उन्हें दोबारा लाइन पे लाया जाए। और इस बीच हमारे बहुत से साथियों के पैगामात भी हैं। रामजी दुबे साहब हमको सुनना है और बहुत से साथी मैं उर्दू सर्विस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा सबिया फ़ज़ल साहिबा से। और जी देखिए कॉल आ गई है, मुझे लगता है कि मोबाइल ऑफ हो गया था। और जी सबिया साहिबा इस्तकबाल है दोबारा। जी, कुछ नेटवर्क की असल में प्रॉब्लम अच्छा जी आप बता रही थी कि उर्दू सर्विस। जी, मैं बता ही रही थी कि ये मैं अपनी बदनसीबी कहूँगी कि जो उर्दू सर्विस जिस कैडर का इदारा है, जितनी हमने इसके बारे में सुना लोगों से, जो हमने बाद में जाना भी, जब हम यहाँ पर आए तो ये असल में उर्दू सर्विस के जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। ये इब्तदाई दौर था जी, क्योंकि जैसे अजरा साहिबा की डेथ हो चुकी थी जी, अंजार साहब भी नहीं रहे थे। और मेरे आने के 2-3 साल के अंदर ही अंदर ताहिरा बाजी, मरियम बाजी जी, अब्दुल जब्बार साहब और इकबाल वासी साहब, इन सब का रिटायरमेंट बारी बारी होता चला गया जी। और उसके बाद भी मतलब जो अफसरान थे जी, उनके बारे में भी मैं यही कहूंगी कि ये एक बड़ा ड्रॉबैक है अनस जी हमारे रेडियो का, कि यहाँ पर किसी जमाने में हमने सुना कि रेडियो के लिए जिन लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है जी, वो उमूमन तख्लीक़कार लोग होते हैं जी। जैसे इब्तदाई दौर में देखा भी हमने, सादत हसन मंटो रहे हो, बुखारी साहब रहे हो, ये बड़े नाम है सारे के सारे, मजाज नबी जैसे नाम। जी 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 जी। तो ये क्राइटेरिया हुआ करता था कि कोई अफसाना निगार, कोई बड़ा शायर, कोई अफसाना, कोई नॉवेल नवीस, कोई ना कोई तख्लीक उसकी होनी चाहिए, किताबों का खालिक है जी। लेकिन बाद में फिर ये सिलसिला खत्म हो गया जी। फिर क्राइटेरिया ये रहा कि आपका ग्रेजुएशन होना या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना लाजमी है जी, आपको उर्दू जबान आती हो, दैट्स ऑल। तो उसका एक बड़ा खमियाजा उर्दू सर्विस को भुगतना पड़ा कि इस पाए के जो अनाउंसर थे, अजरा बाजी हो गई या फिर अंजार साहब हो गए, इकबाल वारसी, ये सब लोग ऐसे लोग नहीं आ पाए थे जी जी जी। तो जाहिर है कि उस वक्त फिर आपके साथ कौन कौन लोग थे जो इब्तिदा हुई रेडियो में, किन किन अनाउंसर जो है उनका साथ मिला? उर्दू सर्विस के हवाले से बात करें तो मैंने जैसे बताया कि शुरू के 2-3 साल में मरियम बाजी और ताहिरा नाजी साहिबा थी हमारे साथ जी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और ताहिरा बाजी का खास तौर पर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त था। अच्छा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू वो किया करती थी। हमने भी एक बार सुना उनको, जो उनकी गुफ्तगू है वाकई वो बड़ी बरजस्ता और गजब का ह्यूमर जो है उसमें शामिल होता था जी। बिल्कुल इसी तरह से मरियम बाजी से भी हमने ये सीखा कि उनके यहाँ भी बरजस्तगी बहुत थी जी। और इस कदर खूबसूरत पैराए में अगर कहीं तंज करना भी मकसूद है तो अंदाज इस कदर खूबसूरत हुआ करता था कि अगर आप में वो हिस्स नहीं है, रगे ज़राफ़त नहीं है मौजूद, तो आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या रहा है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू वो किया करती थी हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये कि कभी हमने ये नहीं देखा उनको कि अगर वो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हैं जी, तो किसी तरह का कोई नफ्सियाती प्रेशर, बहुत मतलब बहुत आम से अंदाज में, एकदम फॉर्मल अंदाज में नहीं हुआ करता था जी। प्रोग्राम उनका बहुत इनफॉर्मल था, जैसे बात कर रही है, बात करते करते वो सारा कुछ ऑपरेट भी कर रही हैं, सब प्रेजेंट भी कर रही हैं, उनका स्क्रिप्ट पे भी अपना ध्यान है, उनको गाने भी चूज करने हैं, उन्हें लिसनर से बात भी करनी है, प्रोग्राम वीव भी करना है, ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी। बिल्कुल। तो सभी बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं जाहिर है ब्रॉडकास्टिंग में। जिस दौर में आपने
रेडियो ज्वाइन किया था वो एक अलग दौर था। उसके बाद जो गुज़िश्ता 7-8 साल हैं इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ, अगर हम ये कहें जो इलेक्ट्रॉनिक इनकलाब है और ख़ासकर वर्चुअल वर्ल्ड का जो इनकलाब है उसमें बहुत कुछ बदला है। हम इसके ताल्लुक़ से भी आपसे बात करेंगे और बहुत सी बातें होंगी। हमें हमारे कुछ साथी ज़ाहिर है जो आपको सुनना चाहते हैं वो बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी ये गौहरकर साहब लिख रहे थे कि आज तो दिल खोल कर सब कुछ बताइएगा आप पहली बार जो है प्रोग्राम जो है वो आपके ताल्लुक़ से हो रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल बताऊंगी मैं। और दिनेश बालासरा साहब शामिल हुए हैं, इरफान आज़मी साहब शामिल हुए हैं, आपको सलाम और आदाब अर्ज़ कर रहे हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। हमारे इब्ने बहावल साहब जो हैं वो भी आपको सुनना है, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। बहावल नगर पाकिस्तान से। जी 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 जी। हरी सेठ साहब लिखते हैं सही सबीहा दीदी और अनस जी आप दोनों को की आवाज़ बहुत बेहतरीन है। मैं इनको हालांकि समझा चुका था कि आपको सिर्फ आज सबीहा की तारीफ करनी है। नहीं, तारीफ तो खैर उस खुदा की होनी चाहिए जो हम जैसे लोगों को भी वाकई इस मकाम पे पहुंचा देता है कि जहां ये लोग हमें इतनी मोहब्बतें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल वाकई उस खुदा के हैं। वो कब क्या कमाल किस में निकाल दे और उसको इज्जत से नवाज दे, ये वाकई उसका कमाल है। तो सबीहा मुझे हमें हमारे साथियों को यही बताइए कि जो आपका नेचर है आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, होता ये है कि जब हम फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखते हैं, शाहरुख सलमान खान को देखते हैं, तो जाहिर है कि हमारी ये ख्वाहिश भी बेदार होती है कि इन लोगों की जो निजी ज़िंदगी है, जो नेचर है वो किस तरह का है, क्या ये पर्दे के अलावा भी इस तरह के होते हैं। तो सबीहा फ़ज़ल से भी हमारा सवाल यही है कि सबीहा हमारे साथियों को, जाहिर है जो आपके फ़ैन हैं उनको भी ये बताइए कि जो आपका नेचर है और जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है वो किस तरह की है। मेरी जाती जिंदगी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही है जी। उनमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी होंगी। शायद इसलिए लगाया कि हो सकता है ना भी हो। मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बहुत संजीदा मिजाज नहीं हूँ। अच्छा। और मेरे मिजाज में यकसानियत नहीं है। अच्छा। हो सकता है किसी चीज को मैंने बहुत पैशन के साथ, बड़े जुनून के साथ हासिल किया हो, तो मुझे उसकी उतनी कद्र करनी चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं, मेरे आसपास जो लोग मुझे ज्यादा जानते हैं, कि चंद दिनों के बाद ही फिर मेरा मिजाज बदल जाता है। और ये मैं खुद भी इस चीज से वाकिफ हूँ कि मेरे मिजाज में यकसानियत नहीं है, जबकि ये होनी चाहिए। दूसरे ये कि चीजों को मैं अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं करती। अच्छी हो या बुरी हो, वो जो भी असर होता है उसका वो फॉर द टाइम होता है। मुझे हंसना, खुश रहना ज्यादा पसंद है। मैं बहुत चुलबुली सी भी हूँ। मतलब एक और बहुत बुरी सी बात है मेरी, वो भी मैं बताऊंगी कि हम सबसे ये कहते हैं ना जी, मतलब रेडियो पर जब हम प्रीचिंग वाला हमारा पोर्शन आता है, कोई थॉट ऑफ द डे टाइप वगैरह, कि भाई हमें जिंदगी में दरगुजर से काम लेना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए जी। मेरे साथ में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरी बड़ी खामी है, वो ये है कि मैं बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ। अच्छा। जैसे दरगुजर मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है दरगुजर मैंने नहीं किया, रिएक्ट बहुत जल्दी कर देती है। एक बार या 2 बार करूंगी, तीसरी बार फिर मेरे अंदर उतनी बर्दाश्त नहीं होती। फिर उसके बाद में मैंने बोलना होता है। गुस्सा है? हाँ, गुस्सा आता है मुझे, बिल्कुल आता है मुझे, गुस्सा आता है। और मैं उसका इजहार भी करती हूँ और पूरी तरह से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दबा लिया मैंने और फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपसे बात कर ली। अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं रिएक्ट करूंगी, खुलकर रिएक्ट करूंगी जी। डिप्लोमेसी नहीं है मेरे अंदर वो। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे सामईन एग्री करेंगे, जो डिप्लोमेसी का ना होना जो है किसी भी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान माना जाता है। सबीहा, हम कुछ और भी जानेंगे एक नगमे के बाद, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और जरूर। है ना, कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन और वो नगमा भी जानेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है। इतने सारे नगमे हैं। अरे पता है सबीहा, एक बार मैं लता मंगेशकर का इंटरव्यू सुनना था IBN 7 पर, तो उनसे उन्होंने पूछा एंकर ने कि आपका पसंदीदा नगमा जो आपने गाया हो, जो बहुत पसंद हो, वो एक नगमा बताइए। तो जाहिर है लता जी भी बहुत ज़्यादा उसमें पसोपेश में आ गई और ये कहा कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है किसी एक नगमे का इंतखाब करना। एंकर ने फिर फोर्स किया, तो उन्होंने एक नगमा ए दिले नादा फिल्म रज़िया सुल्तान का
उसके बारे में कहा था कि मैंने अपने जो नगमे गाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद जो है मुझे ये नगमा है। वाह, अच्छा जी। तो हमें भी इसी तरह ही किसी लम्हे का इंतज़ार है, बस इस नगमे के बाद जो है हम आपसे वो बात करेंगे। ना लो मेरे राज़दार। जितने के इस ज़मीन पर ज़रे हैं बेशुमार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तो जाहिर है कि आज हमारे साथ सबिहा फ़ज़ल हैं और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए ख़ास हो जाता है कि हमारे साथ सबिहा फ़ज़ल हैं। सबिहा फ़ज़ल के ताल्लुक़ से हम उनसे बहुत सी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भी कुछ सवालात हों तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये मुमकिन है कि बहुत से पैगामात सबिहा से बात करने के दौरान ऊपर चले जाएं और वो नज़र ना आएँ। तो मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी जो हैं क्या कहते हैं दोबारा मैसेज जो है वो टाइप करते रहें, ये हमारी इल्तिजा है। और एक इल्तिजा ये भी है कि ऐसे सवाल करें जो है ना सबिहा के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिले।
ठीक। और मेरे सभी साथियों से ये भी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी कॉल ना करें, इस वक्त मुश्किल है कॉल को रिसीव करना। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं दोबारा सभी जी को लाइन पे लेता हूँ, और कुछ सवाल अगर आप ऐसे हों कि आपकी ख्वाहिश है कि अगर आप अपने किसी मनपसंद आरजे के सामने हों, रूबरू हों, वो सवाल करेंगे, तो वो सवाल आप यहाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सभी को दोबारा कॉल मिला रहा हूँ। और सबिहा हमारे साथ जो है नजमा नौशाही साहिबा पाकिस्तान से, वो भी जुड़ चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और लिखती हैं कि आने वाली है कोई बात ज़बां पर दिल की, कोई मोती है समंदर से निकलने वाला। क्या बात, बेहद खूबसूरत। और हमारे कुछ और साथी भी हैं, जिसमें मनमोहन रजावत साहब जो हैं आपको आदाब लिख रहे हैं। और ये खालिद कैफ साहब जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। लियाकत अली अवान साहब जो हैं वो भी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। शाहिद हसन आज़मी साहब लिखते हैं कि सबिहा जी को प्रोग्राम में शरीक करके हमें चौंका दिया अनस भाई। अच्छा। तो और आगे इन्होंने नईम भाई को भी शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार करा है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन नईम भाई को भी शामिल करें प्रोग्राम में। सभी मैं एक चीज़ और यहाँ शेयर करना चाह रहा था कि ये प्रोग्राम जो रेडियो लाइव पर तामिल फरमाइश के नाम से शुरू किया गया, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब तक लॉकडाउन का दौर है, माहौल है, एक तो अल्लाह इसे जल्दी ख़त्म करे, हालात बेहतर करे। दूसरा ये है कि जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, यानी जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ और तामिल इरशाद की इब्तिदा होती है, इस प्रोग्राम को जो है लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और मैं भी इन तमाम सामीन के साथ मिलकर तामिल इरशाद प्रोग्राम जो है, जो जाहिर है कि हम सभी जो उर्दू सर्विस से वाबस्ता रहे हैं या मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक बड़ा ख़ास और एक मुनफरिद तरह का प्रोग्राम है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ये सिलसिला अच्छा ही है कि अगर ये बाद में भी चलता रहे, तो क्योंकि इस वक्त के जो दुनिया में लोगों के हालात हैं वो लॉकडाउन के अलावा भी जी, तो जितने ज्यादा इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हो उतना ही ज्यादा अच्छा है अनस, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, हाँ, फिर हम कोशिश करेंगे इसकी वाकई। और बस देखिए, मकसद यही है। सभी मैं एक चीज़ की कमी महसूस करता हूँ रेडियो की बाहर की दुनिया में या रेडियो से वाबस्ता लोगों में, कि कहीं ना कहीं जो रेडियो से वाबस्ता लोग हैं उनको रेडियो वालों ने खुद जो मकाम या जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो शायद उस तरह से नहीं मिल पाता। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे हमने मरियम आपा से बातचीत की, ताहिरा आपा से भी हमने बात की थी, हालांकि उनके पास नहीं जा पाए, तो इस तरह जितने भी रेडियो से जुड़े हुए अनाउंसर हैं उनसे बात की जाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए, और एक डेडिकेटेड वर्चुअल वर्ल्ड पर दुनिया हो जो सिर्फ रेडियो के ताल्लुक से हो। सही बात है, अच्छा है ये ख्याल। अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी ये, बिल्कुल। तो अब जो नगमे हम बजाएंगे वो आपकी पसंद के होंगे। और हाँ, तो हमें बताते रहिए कौन कौन सा नगमा आपको अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम लिखा है छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खदीजा बेगम, और एक नगमे की फरमाइश भी की है, तो आपको भी सलाम। हेलो इसाक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? और नजमा नौशाही साहिबा आपको सबिहा जी 100 बिस्मिल्लाह जी आया नंबर, ये एक मखसूस अंदाज है हमारी नजमा नौशाही साहिबा जो है, तो अलग तरह का अंदाज वैसे जिस तरह से करती हैं जी। हाँ, तो सबिहा हमें ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में चाहे वो गुलकारी हो, अदाकारी हो या और दूसरे फील्ड हैं, उनमें आपकी पसंद क्या रही है? किस तरह के नगमे या किस तरह के कौन अदाकार आपको पसंद है? कहीं आपको भी शाहरुख खान पसंद तो नहीं है मेरी तरह? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मुझे शाहरुख मतलब ऐसा नहीं कि शाहरुख मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि शाहरुख आज के दौर के अदाकार हैं, तो उनकी अपनी एक जगह है और कई बहुत खूबसूरत फिल्में शाहरुख ने भी दी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे जहाँ तक नगमों की बात है तो वो मुझे 60s और 70s के नगमे बहुत अच्छे लगते हैं जी। और मेरी पसंदीदा आवाज वन एंड ओनली मोहम्मद रफी साहब की है। क्या बात है। और जनाब उनके अलावा किशोरदा के नगमे भी अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक बात है अदाकार या अदाकाराओं की, तो मुझे राजेश खन्ना साहब बहुत पसंद है और ये मेरे तमाम सुनने वालों को भी मालूम है
कि मुझे काका की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, राजेश खन्ना तो एक ऐसा नाम है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप सभी, हम जब राजेश खन्ना साहब का इंतकाल हुआ था, आप यकीन जानिए, मुझे उम्मीद है कि आप पर भी जो कैफियत गुजरी, मैं भी रोने लगा था। और कुछ लोगों ने पूछा कि इतना गमगीन क्यों हो रहा हो, तो मैंने कहा राजेश खन्ना का एक अलग किरदार, एक अलग मकाम है ज़िंदगी में। बिल्कुल, मतलब वो ये सोचिए आप कि दुनिया की जानी मानी इंडस्ट्री है हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत जी, और उस फिल्म सनत को एक ट्रेंड देने वाला शख्स है राजेश खन्ना, क्या बात बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और दीगर अदाकारों के साथ साथ सबकी अपनी अहमियत होती है, अपनी कुछ खास बातें होती हैं, कुछ पसंद नापसंद होती है देखने वालों की भी जी। लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं जो वजह तौर पर जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री उनके कांधों पर खड़ी हुई थी। एक जी, पूरा इंस्टीट्यूशन थे वो अपने अंदर। अदाकारी की तमाम खुसूसियात उन लोगों में मौजूद थी, उनमें से एक थे राजेश खन्ना। बिल्कुल। अदाकारा पुरानी पूछेंगे या नई पूछेंगे? आप तो मैक्सिमम बता सकती हैं। देखिए, अगर नई अदाकाराओं की हम बात करें तो नई अदाकाराएं तो यही हैं कि आज आई और कल चली गई। जी, तो कुछ खास तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन रानी मुखर्जी की फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा। और अगर पुरानी अदाकाराओं की आप बात करें तो मेरी सबसे पसंदीदा अदाकारा है शर्मिला टैगोर। अरे वाह, मधुबाला वाह और वैजंती माला, वाह, ये तीनों मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। वाकई वो दौर ही ऐसा था कि कभी कभी तो हम सोचना पड़ता है किसका इंतखाब करें, किसका इंतखाब ना करें। अच्छा, असल में मैं ये महसूस करती हूँ जाती तौर पर अनस के ये जो लाइमलाइट है, ये जो दुनिया है ग्लैमर की, जी जब हम लफ्ज बोलते हैं अदाकारा जी, तो हमारे जहन के कैनवस पर एक बहुत ही खूबसूरत पैकर उभरता है। जी, तो मेरा खुद का ख्याल ये है कि एक अदाकारा को ऐसा ही होना भी चाहिए कि जब हम बोलें कि वो एक फिल्म अदाकारा है जी, तो उनमें वो तमाम की तमाम खूबियां होनी चाहिए। जी। और आज का जो दौर है उसमें ये है कि हर कोई अदाकारा है। तरक्की इतनी हो चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हर पत्थर को भी कोहिनूर हीरे की तरह हमारे सामने पेश कर देते हैं। हाँ, सही है, बहुत सही, ये चीज है। वाकई। तो कोई एक फिल्म या कुछ फिल्में जो आपको पसंद है? देखिए, अभी मतलब राजेश खन्ना साहब की तो मैंने ज्यादातर फिल्में देखी हुई हैं जी। मधुबाला की मुगल आजम देखी हुई है, चलती का नाम गाड़ी देखी हुई, जो उनकी पैपी मोड वाली फिल्में हैं वो सभी मधुबाला की, वो सब देखी हुई हैं। और वैजंती माला साहब की साहिबा की हैं गंगा जमुना, मधुमती और आम्रपाली, राम और श्याम वगैरह, ये फिल्में मैंने देखी। वैसे मैं ये बता दूं कि फिल्मों के मामले में मेरा जो मामला है वो जरा तंग है और मेरी मदद करने वाले 2 इंसाइक्लोपीडियाज मैं कहूंगी, यहाँ नाम उनके लेना चाहूंगी जी। इरफान आजमी साहब हमारे अच्छे उस्ताद हैं वो जी, जी, और जावेद भाई थे जो अब नहीं रहे हमारे दरमियान, एक बड़ा खला है। तो फिल्मों के मामले में जब भी कभी मुझे ये लगा कि कोई गाना मुझे उसकी फिल्म नहीं पता है और या कोई किसी अदाकार या अदाकारा का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा हाथ बहुत तंग है जी। जो मैं अलल ऐलान कहती भी हूँ ऑन एयर जी। तो हमेशा इन्हीं दोनों लोगों को मैं, इरफान साहब को अभी भी मैं जहमत दे दिया करती हूँ कि ये गाना या ये अदाकारा बताइए मुझे। तो ये वो लोग हैं अनस कि मतलब इतनी ज्यादा मालूमात है कि अगर इन लोगों को गहरी नींद से भी उठा के कहा जाए ना कि जरा ये बताइएगा ये मामला, और पुरानी से पुरानी फिल्म जी, ये मामला था इन दोनों का है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इरफान साहब को सलामत रखे। ऐसे ही जावेद भाई, इन दोनों में बस एक फर्क ये रहा कि वैसे तो दोनों ही बहुत सीनियर हैं, लेकिन इरफान साहब से बात अभी भी मैं कर लेती हूँ खुलकर, कुछ भी पूछना है पूछ लेती हूँ, लेकिन जावेद भाई से बहुत ज्यादा खुलकर बात कर लिया करती थी, कुछ पर्सनल डिस्कस करनी है बातें, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से मुझे ट्रीट किया करते थे हमेशा। कहते थे तुम मेरी छोटी बहन हो, और एयर पे भी हमेशा मुझे कहा करते थे आज प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ में है। अरे वाह, यकीनन बहुत याद आते हैं वो मुझे, जावेद भाई बहुत याद आते हैं। वो जहाँ भी रहे बस खुश रहें, अच्छी तरह रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला उनका मकाम जन्नतुल फिरदौस में जवारी रहमत में अपनी जगह दे। आमीन आमीन। सबिया, मुझे जावेद भाई की बहुत सारी खुसूसियात थी, चूँकि बात जावेद भाई की चल पड़ी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जावेद भाई का एक कमाल ये था कि वो चेहरा पढ़ लेते थे।
जैसे उन्हें ये एहसास हो जाता था कि फला शख्स अगर उसके चेहरे पे गमगीन है, उसका चेहरा थोड़ा गमज़दा नज़र आ रहा है, तो वो समझ जाते थे वजह क्या होती है। और ऐसा कई बार हुआ, न सिर्फ अनस फैज़ी, हमारे बहुत से साथी, कभी ऐसा हुआ कि सैलरी आने में ताख़ीर हो गई, कोई मसला हुआ, वो चुपचाप आके है ना हाथ में कैश रख देते थे कि इसे रखो, ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगा। ये देखिए, वैसे तो पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं जो आपने बात कही जी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि लोगों की मदद इस तरह से की जाए कि दाएं हाथ से दें आप तो बाएं हाथ से खबर ना हो, बाएं हाथ को खबर ना हो। जी। बेशुमार लोग हैं ऐसे इस तरह के जी। जिनकी जावेद भाई से इस तरह के ताल्लुकात रहे और वो हमा वक्त तैयार रहा करते थे, बिना कहे। वो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना कहे वो जान लिया करते थे जी कि क्या मामला दरपेश है, और बिल्कुल, और मतलब उनका पूछने का या किसी से उसके दिल की बात जानने का अंदाज भी बड़ा निराला था कि मतलब जैसे कोई मेल है तो बोले आओ जरा चलते हैं बाहर तक, जरा छत का राउंड लगा के आए, थोड़ी ताजा हवा खाएं, और कहीं किसी गोशे में ले जाके इधर उधर की 2-4 बातें, और उन्हीं बातों में उसके दिल की बात जान लेना और इतनी खामोशी के साथ उसकी मदद करना कि वाकई बाद में फिर बहुत सी बातें सामने आई तो हम लोग खुद हैरत में पड़ गए। यकीनन। बहरहाल ये ज़िंदगी है और यहाँ के हर इंसान मजबूर हो जाता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और ज़ाहिर है कि आला से आला मकाम जन्नतुल फ़िरदौस में उनको अता करे। रामजी दुबे साहब लिखते हैं, उन्होंने एक सवाल आपसे किया है कि सबिहा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू सर्विस के कौन से प्रोग्राम को पेश करने में उन्हें ज़्यादा खुशी होती है? मुझे जी उर्दू सर्विस के कौन से प्रोग्राम हैं? रामजी दुबे जी जो है वो चाह रहे हैं मैं पोल खोल दूं आज पूरी उर्दू सर्विस। नहीं सबिया, एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे गालिबन अभिजीत साहब ने लिखी है, किसी सामने ने लिखी थी कि आज सबिया जी जो है पूरी तरह दिल खोल के बात कर रही हैं। तो मैं सबिया हमेशा दिल खोल के बात करती है जब करती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जानी भी जाती हूँ जो खासतौर पर रेडियो की दुनिया है हमारी जी, अपने इसी बात के लिए कि जो मुझे कहना है वो मुझे कहना है। जी सबिया, मैं हालांकि मुझे इजाज़त देनी चाहिए थी, एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में, और सबिया की पूरी शख्सियत जो है वो आप सबके सामने होगी। हमारी एक ऑफिसर हुआ करती थी राजधानी चैनल जो हमारा दिल्ली स्टेशन है उस पर, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बड़ी अजीब व गरीब मिजाज की थी और हर शख्स जो है उनसे परेशान था, और उनका काम ये होता था इधर की उधर करना, कभी अनस को इधर खुसर फुसर करी, कभी उमर सैफ को, कभी शबनम, कभी कुछ उनका। तो एक दिन वो लगातार खामोश, सबिहा लगातार सुनती रही, एक बार सुनती रही, दूसरी बार सुनती रही, तीसरी बार जब सबिहा बोली हैं तो मैं गवाह हूँ उस ड्यूटी रूम का, तो वो साहिबा जो उसके बाद फिर कभी नहीं बोली। तो हाँ तभी आप बताइए, आप रामजी दुबे का जो सवाल है कि आप खोल दीजिए पोल वोल। मैं असल में इन्होंने पूछा था मुझसे, रामजी दुबे साहब ने, कि कौन सा वो प्रोग्राम है जिसको प्रेजेंट करने में मुझे मजा आता है जी। तो इसमें बहुत ईमानदाराना बात तो देखिए ये है कि जो इस वक्त खुदा ना खास्ता अनस, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती जी, तो मामला ये है कि जो सोलो प्रोग्राम होते हैं जिसमें मैं अकेली प्रेजेंटर हूँ जी, मुझे ज्यादातर तो वो प्रोग्राम करना अच्छा लगता है जी, क्योंकि उसमें मेरा जो पैरामीटर है वो मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ पे अपना टेम्पो बना के रखना है और उसी हिसाब से मैं उसे प्रेजेंट करती हूँ जी। कई बार मामला इसके बरक्स हो जाता है कि एक तो वो जो बच्चों की ट्राई साइकिल होती है, एक पहिया तो वो वाला है, दूसरा ट्रक का लगा हुआ है जी। तो अब उसका सफर कैसे कटे अगर 2 लोगों का, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये है कि बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरह के प्रोग्रामों को। नए लोग आते हैं तो थोड़ा सीखने में उन्हें भी वक्त लग जाता है जी। लेकिन मैं जहाँ पर कंफर्टेबल हूँ रामजी दुबे जी, वो मेरा अकेले का अगर कोई प्रोग्राम है उसमें मैं अपने हिसाब से उसे प्रेजेंट करूंगी, बहुत सी बातें कर लूंगी आप सबसे, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा सबिया, इसी में एक सवाल ये है, मैं जब आप इतना कुछ बता रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद है ना, वो कौन से साथी हैं? आप अनस फैज़ी और इरफान आदमी साहब को निकाल के बताएंगे। इरफान आदमी साहब सुन रहे हैं और अनस फैज़ी जो है प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, वो कौन से साथी हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्ट फील करती हैं प्रोग्राम करने में?
अभी जो हमारा अभी मतलब अभी या बिल्कुल पहले? हाँ, रिसेंटली नहीं, जो भी अब तक के आपका जो रेडियो का सफ़र है उस दरमियान, इसमें किस किस के साथ आपने कंफर्ट फील किया है कि मज़ा आता था, एंजॉय करती थी आप कि हाँ ये एक बराबर का आया है? बराबर से मुराद ये है कि उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है या वो बहुत क्रिस्पी होता है, मतलब सवाल सपोर्ट अच्छा करता है? ये जैसे ये अभी कुछ साल के अंदर अंदर जब ये तब्दीलियां आनी शुरू हुई हैं, तो पहले तो एक अलग ही दुनिया थी कि हाँ। सोलो अनाउंसर ही अपने सारे प्रोग्राम चलाता था। फिर जी। कुछ साल में दो दो प्रेजेंटर्स आने लगे साथ में, तो जी। कई लोगों के साथ अच्छी ट्यूनिंग हुई हमारी। जी। जैसे अगर मैं यहाँ पर याद करूं, जो मतलब लगता था कि हाँ इनके साथ हम अच्छा फील कर रहे हैं। जी। एक अनाउंसर आई थी, कुछ दिनों के लिए रही हमारे साथ, फीमेल अनाउंसर, यास्मीन जमील उनका नाम था। हाँ, मैं वाकिफ हूँ, मैं भी बहुत यास्मीन कंफर्ट फील जमील के करता था। साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती थी, बहुत हैप्पी मूड में रहती थी वो मेरे साथ ही। और हाँ। सबसे बढ़िया चीज उनकी ये थी कि वो जैसे होते हैं ना कि हम मिजाज एकदम कि आपने जो कुछ कहा वो उन्होंने समझ उसी गया। अंदाज में समझा बिल्कुल। नहीं, यास्मीन का ही तो वो कमाल था वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं। जी तो बहुत अच्छे उनके साथ में जो मेरे प्रोग्राम हुए, बड़े अच्छे प्रोग्राम उनके साथ रहे। और एक अभी हाल ही में एक अनाउंसर जुड़े थे, उनका नाम था अब्दुल रकीब। अच्छा, अब्दुल जो रकीब। बहुत कम, हाँ अब्दुल रकीब बहुत कम टाइम के लिए रहे वो, और फिर अच्छा। उनकी कुछ अपनी मसरूफियात रही, उसके बाद वो नहीं आए। हम्म। उनका भी मैंने यही महसूस किया कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त था, अच्छा। सटीक एकदम। अच्छा। अच्छा। और उनके साथ प्रोग्राम करते हुए अच्छा लगता था बहुत ज्यादा। आपने अपना नाम खारिज कर दिया, इरफान आजमी साहब का भी आपने खारिज करवा दिया मुझसे, तो ये दोनों नाम हटा ही दूं मैं यहाँ पर। बिल्कुल। जावेद भाई के साथ बहुत मजा आता था। जी। जावेद भाई ना कभी ये महसूस नहीं होने देते थे कि वो इतने सीनियर थे मुझसे, हम्म। तो फिर जैसे कोई बात मुझे शामिल करनी है या कोई किस्सा सुनाना है कुछ, या जो कुछ है, तो इन बिटवीन द सॉन्ग मैं उनसे पूछ लिया कर, तो वो कभी मतलब ये फील नहीं कराते थे कि वो बहुत सीनियर है, उनका इतना तजुर्बा है। बहुत कंफर्ट फील कराते थे और बोलने का पूरा मौका देते थे। और उनके साथ भी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होती थी। और फिर जो उनका वो था तजर्बा, जी। उसमें वो किस्से इतने सारे या कुछ बातें इतनी अच्छी क्रिस्पी सी हो जाती थी, तो जी। उनके साथ बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम हमारा। फिर अभी एक है ये जो नया पैनल है, उसमें जी। भी कई नए बच्चे हैं जो अपने अपने जौहर दिखा रहे हैं, माशाल्लाह। और उनके साथ में प्रोग्राम करने में अच्छा लगता है। जी। इमरान है एक लड़का, थोड़ा जी। जी। अभी सीख रहे हैं, जी। लेकिन थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका भी बहुत अच्छा है और मेहनत बहुत करता है, मेहनती है जी। लड़का वो, बहुत जी। जी। अच्छा होता है उसके साथ। आसिया मेमूना है एक अनाउंसर अच्छा। हमारी, अभी हाल ही में, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम करना। जी। रिहाना अजीम एक हुआ करती थी हमारे साथ जी। जी। पहले जी। अनाउंसर, और रुबीना का टेम्पो बहुत जबरदस्त था, कि अच्छे टेम्पो में प्रोग्राम पेश किया करती थी रुबीना। बिल्कुल और बिल्कुल। चूंकि उनका भी तजर्बा काफी था, आवाज बहुत अच्छी थी उनकी, रुबीना जी। की, जी। तो जी। उनके साथ भी मुझे बहुत सही लगता था। हालांकि रुबीना के और हमारे बहुत ज्यादा साथ साथ नहीं हुई, ड्यूटीज बहुत कम हुई। और एक जी। इत्तेफाक ये भी रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाया करता था कि जब उनकी और मेरी ड्यूटी होती थी, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा। तो एक बार रुबीना के जहन में ये गुमान गुजरा कि ये जानबूझ के सबिहा मेरे साथ ड्यूटी हटवा क्यों देती है। अच्छा। क्योंकि 2-3 बार हो गया ना रिपीट हाँ, हुई जाहिर है, चीजें। जाहिर है। जी। तो फिर उन्होंने मुझसे खैर खुलकर ये बात की, तो फिर मैंने उन्हें क्लियर किया कि हरगिज भी नहीं कि मैं हटवाती हूँ, जी। ये महज इत्तेफाक है कि 2 या 3 बार आपके साथ ड्यूटी हुई और इन इन वजूहात की वजह से मुझे वो चेंज करनी पड़ी या कैंसिल करानी पड़ी। अच्छा। तो ये हैं कई सारे लोग बहुत जो अच्छे हैं, खुदा करे और भी अच्छे अच्छे लोग आमीन आए आमीन उर्दू में। आमीन। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी अनस, कि जी। जैसे सुन रहे हैं हमारे खासतौर पर पाकिस्तान के और ये हिंदुस्तान के बहुत सीनियर लोग जो लिसनर है मौजूद, कि इन लोगों की भी कई बार ये शिकायत रहती है कि जो पुराना दौर था उस पाए की उर्दू सर्विस नहीं रही, और कुछ कमियां भी पाते हैं ये प्रोग्रामों में भी, जी। प्रेजेंटेशन में भी, जी। जिसको हम खुद भी एग्री करते हैं। लेकिन एक जो कमी मैं जाती तौर पर महसूस करती हूँ अनस, वो ये है कि लोग जो है वो 2 तरह के होते हैं। जी। एक तो ग्रुप वो होता है लोगों का जिनको काम करना है, हर सूरत में काम करना है, मेहनत से काम करना चाहते हैं वो, जी। चाहे कोई उनको ना ही उनके काम की एप्रिसिएशन होता है, प्रशंसा होती है, और ना जी। ही उनको तंबीह की जाती है, गलती अगर हो जाए कुछ भी नहीं, जी। लेकिन वो हर सूरत में अपना काम मेहनत से करते हैं। जी। बिल्कुल। दूसरा ग्रुप वो होता है जिसके अंदर मेहनत का मादा नहीं होता, वो जी। एक
अलग ही तरह की दुनिया के लोग होते हैं जो जी। जिनका मकसद होता है कि वो आए तो थोड़ी पॉपुलैरिटी उन्हें चाहिए और उन्होंने अपना काम किया उल्टे सीधे और वो चल दिए। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि ये जो फील्ड है इसमें जी। ये जरूरी है कि जो हमारे अफसरान हैं जी। वो कम से कम हमें सुने, हमारे काम की जजा और सजा तय दोनों तय करें। करें। क्या बात है, बहुत अच्छा। तभी हम इस उर्दू सर्विस को या किसी भी चैनल को, किसी भी प्रोग्राम को उस जगह पर वापस ले जा सकते हैं जो लोगों के ख्वाबो ख्याल में आज भी मौजूद है। अब जो है उसी चीज का फुकदार है, अब कोई सुनना नहीं चाहता। सही, बहुत सही, आपने ठीक आप कहा। ये सोचिए कि रेडियो असल में है क्या? जो अनाउंसर है मेरी नजर में रेडियो वही है। सही। चपड़ासी से लेकर डीजी और सीईओ तक हमारी वजह से होते हैं। यकीनन, बिल्कुल। और जब हम ही लोगों की ना जजा है, ना सजा है, ना कोई अप्रिसिएशन है, ना ही कोई डांट है, ना ही हमारी गलतियों के लिए हमसे कोई पूछताछ की जाती है, ना ही कोई रिपोर्ट होती है, ना कोई मेमो होता है, ना कोई एक्सप्लेनेशन कॉल होता है, तो कोई क्यों करेगा मेहनत? मेहनत करने वाले तो फिर 5% बच जाएंगे ना सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं एक दर्द का और इजहार करता रहता हूँ बारहा। जैसे हमारे यहाँ 50 साल जश्न भी हुआ तो उसमें एक बड़ी खला और अजीब गरीब चीज़ ये देखने को मिली थी अफसरान की तरफ से कि जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उनको आपने अलग रखा, समझ में आता है। जो लोग बुनियाद थे अनाउंसर उर्दू सर्विस के उनको भी याद नहीं किया गया था, और हद ये है कि जो कंपेयर थे उनको भी बाहर से हायर किया गया था। तो जब एक इदारे का ये रवैया होता है तो हम समझ सकते हैं कि आगे क्या 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 बाकी रहता है फिर। सही, बिल्कुल आपने कहा। और ये सिर्फ एक बार का वाकया नहीं है जी। ऐसे बीसियों चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर आप ये सोचिए कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये जो इदारा है ये एक फैमिली की मानंद काम कर रहा है जी। और दूसरी तरफ रवैया ये होता है कि जब हम हमारे ही घर के लोगों पर एतबार ना करके पड़ोस के लोगों को बुला लेते हैं, और वो जी। पड़ोसी भी वो जो 4 गली पार का पड़ोसी है। सही। तो पड़ोसी वही होता है जो मेरे घर की बिल्कुल पैरेलल उसका मकान है। जी। वो तो फिर भी हमसे हजम हो जाएगा जी। या वो फिर भी हकदार है, लेकिन वो पड़ोसी जो 4 गली पार का पड़ोसी है और आप उस पर भरोसा करते हैं, तो बताइए फिर वो जो फीलिंग्स हैं, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खुद ही खत्म कर दिया गया ना। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी है, जब बात चल रही है हमें सुनना चाहिए जो अफसरान हैं, एक रेडियो का जो हमारा स्टूडियो है जिसे हम स्टूडियो 8 के नाम से जानते हैं अब, है ना, और हमारी तरबियत गाह भी है सभी अनाउंसर की, तो उसके करीब में एक बहुत एक छोटा सा रूम होता है जिसे ड्यूटी रूम कहते हैं। तो जाहिर है कि जो हमारे सबसे करीब सुनने वाले होते हैं वो वही लोग होते हैं और वही जिम्मेदारी निभाते हैं कि हमें चेक करने की। तो हमारे साथ साथ अनाउंसर के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ ड्यूटी ऑफिसर, देखिए, पसंद और नापसंद का तो मामला नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत से ड्यूटी ऑफिसर इस तरह के रहे जो बहुत गैर जानिबदार होकर काम किया करते थे और अपने काम को हलाल किया करते थे। जिस काम के लिए उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया गया था उस कुर्सी का पूरा हक वो लोग अदा किया करते थे। अभी पिछले दिनों की ही अगर मैं बात करूं, एक उमराव सिंह जी थे, गोपलानी साहब थे, एक ड्यूटी ऑफिसर। आज के दौर में अगर मैं बात करूं, कोमल वर्मा है जो बहुत ध्यान से सुनती भी हैं और जो भी कमी बेशी वो पाती हैं तो वो उसके ऊपर बताती भी हैं। वो अगर लिखना पढ़ना है उनको तो कहीं रिपोर्टिंग होनी है तो वो कर लेती हैं। इस तरह के कई लोग हैं। असल में यहाँ पर भी मामला वही है कि जो बाकायदा उस ट्रेनिंग के जरिए आए हैं कि ये जो काम है ये किस नौइयत का है और उसकी ट्रेनिंग जिसको बाकायदा दी गई, उन लोगों ने अपने काम को बहुस्न खूबी किया। और वो लोग जो सिर्फ इस तरह से रिक्रूट होकर आए कि उन्होंने मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म किया हुआ है और उनकी उम्र जो है 22 से 25 साल के दरमियान है, वो लोग अपना काम उस तरीके से नहीं कर पाते। ये चीज है। अच्छा, अब प्रोग्राम इख्तिताम पर है, एक लिंक मुख्तसर सा और आपसे बात करेंगे एक नगमे के बाद, लेकिन उससे कबल हमें ये भी बताइए कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में तो कई सारी चीजें हैं ऐसी, तो ये भी नगमों वाला ही मामला हो गया ये तो। सही। जैसे बेशुमार गाने पसंद है ऐसे ही खाना पसंद है। बेशुमार खाने, बहुत सारे खाने मुझे पसंद है।
खास तौर पर दिल्ली के खाने मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम नॉर्थ इंडिया के, और खास तौर पर दिल्ली वाले जो खाने हैं, नॉन वेज और वेज दोनों। हालांकि दिल्ली के खानों में वेज जरा कम है, नॉन वेज ज़्यादा है। नॉन वेज ज्यादा है जी। चलिए, अच्छा अब हमें ये भी बताइए, हालांकि ये इब्तिदाई सवाल है, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कर रहे हैं, आपकी जो पैदाइश है, परवरिश है और जो बचपन गुजरा, उसके बारे में कहाँ गुजरा, किस तरह का था, उस पर भी हल्की सी रोशनी डालिए सबिहा। देखिए, ऐसा है कि मैं मीर और गालिब की दिल्ली से हूँ। वाह। यही मेरी पैदाइश हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय दिल्ली। वाह। वर्ल्ड सिटी, पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है, वहीं से मेरी पैदाइश वहीं की है, इब्तिदाई तालीम मेरी वहीं की है, वहीं मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया है। उसके बाद बाकी की जो जिंदगी है वो फिर थोड़ा तब्दील हो गई है, वो नई दिल्ली में चली गई है फिर। लेकिन मेरे वालिद का जो, हमारा जो आबाई मकान है जी, वो अभी भी पुरानी दिल्ली में है। तो मेरी यादें जो हैं, या मेरा आना जाना, या मेरा रिश्ता अभी भी पुरानी दिल्ली से उस्तवार है। स्कूलिंग कहाँ से थी सबिहा? स्कूलिंग मेरी दिल्ली की है, पुरानी दिल्ली की। अच्छा। सर्वोदय विद्यालय जी। अच्छा, फिर कॉलेज? फिर जामिया। जामिया, उसके बाद फिर जो सफर है वो रेडियो तक आता है। फिर रेडियो तक आ गया सफर। चलिए, बस हमें एक नगमा अपनी पसंद का कोई बताइए आप, और उसके बाद एक लिंक और मुख्तसर सा होगा इख्तितामिया। ठीक है, तो कोई नगमा बताइए जो हम आपकी पसंद पे सुनवाएं। अगर मुमकिन हो तो एक बड़ा खूबसूरत सा नगमा है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जी। मैं प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का नाम है, जहाँ तक मैं सही अगर हूँ तो। हाँ, बोल है उसके, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है। शम्मी कपूर साहब की फिल्म है ये। तो अब हम जो है ये खूबसूरत सा नगमा हमारे सामीन को आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं, और उसके बाद एक मुख्तसर सा इख्तितामिया जो है, क्लोजिंग जिसे कह सकते हैं, वो आपके साथ करेंगे। ठीक सभी? मुंतज़िर रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये नगमा मुलाहिज़ा कीजिए। सामीन, ये नगमा मुलाहिज़ा कीजिए सबिहा की फरमाइश पर। एक आखिरी लिंक और है, और जाहिर है कि आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है वो सबिहा की नज़र रहा, और सबिहा की ज़िंदगी, सबिहा के जो एक्सपीरियंस है रेडियो के, जाहिर है एक बड़ा समंदर है रेडियो, और ख़ुद सबिहा का जो फ़न है, उनकी शख्सियत है, उसे 1 घंटे में नहीं जाना जा सकता, उसके लिए वाकई दिन चाहिए पूरा। और मैं तो कहता हूँ कि आर्टिस्ट को समझने के लिए कई कई दिन चाहिए होते हैं। तो ये नगमा आप मुलाहिज़ा कीजिए। इस नगमे के बाद जो है हम सबिहा से इस प्रोग्राम में, आज की इस प्रोग्राम में आखिरी बार महव गुफ्तगू होंगे। अब सबिहा की फरमाइश पर ये बहुत प्यारा सा नगमा, बहुत प्यारा सा नगमा। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह का जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आई है मेरे पास तू इस आन बान से, आई है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से,
खुशी से अजब मेरा हाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्लाह कमाल